फिल्म शतक छत्तीसगढ़ में होगी टैक्स फ्री। सीएम साय ने फिल्म देखने के बाद किया ऐलान। संघ की 100 साल की यात्रा और समाज निर्माण की झलक जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार का बड़ा फैसला। विजय शर्मा की 120 पुनर्वासित लोगों से मुलाकात। संविधान की राह अपनाने वालों के साथ किया भोजन। पूर्व कमांडर सोनू दादा और चैतू दादा भी रहे मौजूद। राज्यपाल दीक्षांत समारोह में रहे मुख्य अतिथि। 816 छात्रों को किया सम्मानित। शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण पर दिया जोर। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। राज्यपाल रमेश टेका ने एमिटी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। 16 छात्रों को सम्मानित किया और शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण पर जोर दिया। राज्यपाल ने भगवनीता का उल्लेख कर अंतरात्मा की पुकार सुनने का संदेश दिया। समारोह में छात्र छात्राओं को जीवन और करियर में नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गौरवशाली शताब्दी पर बनी फिल्म शतक को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म देखने के बाद ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, सेवा और सामाजिक समरसता के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले संघ के कार्य प्रेरणादायी हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म शतक में संघ की 100 वर्ष की यात्रा और समाज निर्माण में उसकी भूमिका को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ये फिल्म जन जन तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि समाजहित में किए गए कार्य सरकार के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। आज हम सभी लोग, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, आदरणीय रामविचार नेताम जी, आदरणीय केदार कश्यप जी, आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी, राजेश अग्रवाल जी और भी मंत्रीगण और हमारे विधायकगण, हमारे संगठन के वरिष्ठों सबके साथ, कार्यकर्ताओं के साथ हम सब लोग फिल्म शतक देखें और बहुत अच्छी फिल्म है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य की पुनर्वास नीति से माओवाद छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वालों का भविष्य सुरक्षित हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 2500 से अधिक लोगों ने समर्पण कर पुनर्वास का रास्ता अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में 120 पूर्व माओवादी विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचे और मंत्रियों से भी मुलाकात की, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने का सकारात्मक संकेत है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद में सिटी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हो चुकी है। पाइप गैस व्यवस्था से आम नागरिकों को कम लागत में सुरक्षित सुविधा मिलेगी। देखिए, छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो उसी में एक और आज विकास की कड़ी जुड़ रही है कि आज रायपुर, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले में लोगों को, व्हीकल को और उद्योगपतियों को पाइप द्वारा गैस उपलब्ध कराने के लिए आज सिटी गैस अवसंरचना परियोजना का शुभारंभ किए हैं। मैं तीनों जिलों के लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं कि अब उनके घरों में पाइप द्वारा गैस पहुंचेगा। और पूनम चौबे, जो छत्तीसगढ़ की पहली महिला हैं जिनको सबसे पहले उनके रसोई में गैस उपलब्ध कराया गया है, पीएनजी गैस उपलब्ध कराया गया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इससे लागत में भी कमी होगी, सुरक्षित। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माओवाद की विचारधारा छोड़कर संविधान की राह अपनाने वाले 120 पुनर्वासित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सभी के साथ बैठकर भोजन किया और आत्मीय संवाद के जरिए उनका उत्साहवर्धन किया। इस दल में पूर्व सीसीएम सोनू दादा और एसजेडसीएम चैतू दादा समेत कई पूर्व कमांडर शामिल रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यधारा में लौटकर नया जीवन शुरू करना सराहनीय कदम है और सरकार पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वासित लोगों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में कहीं भी आत्मसमर्पण शब्द नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आवश्यक और व्यवहारिक संवाद के बाद मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा कि जो पहले भारत के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को नहीं मानते थे, आज वे उन्हें स्वीकार कर चुके हैं और लोकतंत्र से पूर्णतः जुड़ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि सभी पुनर्वासित लोग सदन की कार्रवाई देखने पहुंचे। हमारे पूरी ही प्रक्रिया में कहीं आत्मसमर्पण का शब्द है नहीं। पुनर्वासित हैं जिन्होंने सीमित परंतु व्यवहारिक और आवश्यक चर्चा करके मुख्यधारा में आना स्वीकारा है, तो मुख्यधारा में लौटे हैं। भारत के संविधान को पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मानते हुए आज ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज लोकतंत्र के मंदिर में सबने आकर के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को देखा है। आज ये विधायक कुंवर सिंह निषाद ने गौठान योजनाओं के ठप होने और बजट में विसंगतियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार मिलता था, लेकिन अब बाड़ी विकास, मुर्गी और बकरी पालन जैसी गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि केवल 11 गोधाम पंजीकृत हैं, जिनमें से मात्र 3 ही संचालित हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी उठाई और सरकार से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील भी की। निश्चित ही आज मेरा प्रश्न था और माननीय मंत्री जी स्पष्ट रूप से मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। जब सरकार बनी, इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे केंद्र में, गौ माता को लेकर। लेकिन आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 2 साल बाद, सवा दो साल हो गए इनकी सरकार को, कहीं पर भी जो इनकी योजनाएं थी, पिछले बजट में इन्होंने आश्वासन किया था कि पूरे प्रदेश में गौधाम योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने भी घुमंतु पशु हैं उनके संरक्षण के लिए काम करेंगे। लेकिन आज जवाब में आया है कि पूरे प्रदेश में केवल 11 ही गौठान। विधायक देवेंद्र यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान जल, जंगल और जमीन से है, लेकिन सरकार इन्हें नष्ट कर रही है। प्रदेश में अवैध पेड़ कटाई धड़ल्ले से हो रही है और नया रायपुर जैसे क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विजन 2047 विकास का नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों को सौंपने की योजना है। उनका कहना है कि पर्यावरण दोहन से आने वाली पीढ़ियों पर गंभीर असर पड़ेगा। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश के जल, जंगल, जमीन को निरंतर काटा जा रहा है। आप देखेंगे नया रायपुर तक के पेड़ को ये छोड़ नहीं रहे। अवैध पेड़ कटाई, जंगल कटाई तो अलग चल रही है, पूंजीपतियों को पूरा छत्तीसगढ़ बेचने पे ये तुले हुए हैं। तो इनका जो विजन है छत्तीसगढ़ के लिए, विजन 2047, इनका ये विजन है कि हम लोगों की जो यहाँ की नेचुरल रिसोर्सेस है, यहाँ के जंगल हैं, ये पूंजीपतियों को उसको बेचना चाहते हैं छत्तीसगढ़। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विधानसभा परिसर में सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधार सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य में 371 पीएम श्री स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और 150 विवेकानंद मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 700 स्कूलों की मरम्मत कराई जा रही है और छात्राओं की सुविधा के लिए सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन की व्यवस्था की जा रही है। मंत्री ने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है और 10,000 करोड़ रुपए की अंतरराशि एकमुश्त किसानों को दी गई। साथ ही उन्होंने गोधाम योजना के संचालन और बस्तर क्षेत्र में शांति लौटाने का भी दावा किया। आज बहुत सौभाग्य का दिन है। बस्तर हमारा शांति की ओर जा रहे हैं और जो हमारे वहाँ के भाई बहन युवा जो कुछ लोगों के बहकाव में आके जो शांति से अशांति की ओर चल दिए थे, वापस पुनः संविधान पर विश्वास करके यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और लगातार हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय विजय शर्मा जी ने जो लगातार बस्तर में जो नक्सल के खिलाफ हम जो काम कर रहे हैं, लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं, विकास की धारा जोड़ने का काम कर रहे हैं, संविधान के प्रति। विधायक संगीता सिन्हा ने विधानसभा परिसर में सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 2023-26 बजट के तहत बीडब्ल्यूडी, सिंचाई और पीएमजीएसवाई के कई कार्य रुके हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बालोद क्षेत्र में कांग्रेस विधायकों के कारण भेदभाव हो रहा है।
साथ ही उन्होंने मांग की कि पूर्व नक्सलियों को आजीवन आर्थिक सहायता दी जाए और दिव्यांग पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 से 2000 रुपए किए जाए। आज मैंने वित्त मंत्री से वित्त विभाग में प्रश्न किया था, जो 2023-24, 24-25, 25-26 इसमें जितने भी मेरे बजट में सम्मिलित कार्य है उसको वित्त विभाग में क्यों रुका हुआ है, क्योंकि जब भी हम कोई भी कार्य को जो हम लेके जाते हैं, ये साहब लोग बताते हैं कि वित्त विभाग में रुका हुआ है, बुकलेट जमा हो चुका है। यही प्रश्न मैंने वित्त मंत्री से किया तो वित्त मंत्री का जवाब मुझे संतुष्टिजनक नहीं लगा। मेरा बहुत सारा राशि है, चाहे मैं पीडब्ल्यूडी की बात करूं, चाहे इरिगेशन की बात करूं या पीएमजेएसवाई में। पीडब्ल्यूडी में हमारा ये बंच है पूरा, ये बंच में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है और अपनी उपलब्धियां बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मिथ्या प्रचार किया जा रहा है और ईडी, सीबीआई व आयकर जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग के आधार पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जनता सब समझ रही है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। पार्टी की सरकार 2 साल में ही असफल साबित हो गई है, विफल साबित हो गई है। सरकार के पास अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए कुछ नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ में अनर्गल प्रचार करता है, कांग्रेस की सरकार के समय के बारे में गलत चीजों को प्रस्तुत करती है। जो भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करके मिथ्या प्रचार करके कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आरोप लगाई थी, भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया उसको आधार। भाजपा नेता अनुराग अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उस दौरान छत्तीसगढ़ में भाजपा के आदिवासी नेताओं की हत्याओं का दौर चला, जिसका दाग आज भी भूपेश बघेल के दामन पर है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायिक अभिरक्षा में हुई एक मौत जिसकी मजिस्ट्रेट जांच जारी है और उसे आधार बनाकर कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। न्यायिक अभिरक्षा में मौत को लेकर कांग्रेस आदिवासी क्षेत्रों में अपनी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है, जबकि उस न्यायिक अभिरक्षा में जो मौत है उसकी मजिस्ट्रियल जांच हो रही है। लेकिन भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को नहीं भूलना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कैसे आदिवासी नेताओं की हत्या का दौर चल पड़ा था। सरकार जैसे ही बनी भूपेश बघेल की, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विधायक भीमा मंडावी जी की हत्या होती है और 2023 चुनावी वर्ष में तो जैसे हत्याओं का दौर चालू हो गया था। याद करिए कि 5 फरवरी को बीजापुर के मंडल अध्यक्ष नीलकम ककेन की हत्या हुई, 10 फरवरी को रमेन डेका ने गोदग्राम बिजली के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से लोक भवन में मुलाकात कर विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीणों ने राज्यपाल के अपनत्व और संवाद शैली की सराहना की और इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को महंत घासीदास म्यूजियम का भी भ्रमण कराया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विकास योजनाओं पर चर्चा कर आगे की रूपरेखा पर विचार किया गया। धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समर्पित नक्सलियों को विधानसभा घुमाया और मुख्यमंत्री मंत्रियों से उनकी फोटो करवाई, जो स्वागत योग्य कदम है। लेकिन दूसरी ओर डीईजी अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो गलत संदेश देता है। उन्होंने इसे सुशासन नहीं बल्कि भेदभावपूर्ण और गलत नीतियों का उदाहरण बताया। भाजपा की सरकार समर्पित नक्सलियों को विधानसभा लेकर आई, विधानसभा घुमाई, मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों से फोटो सेशन करवाए। अच्छी बात है, इससे उन्हें समाज की मुख्य धारा में लोकतांत्रिक तरीके से आवाज कैसे उठाई जाती है, इससे सीखने को मिला होगा। लेकिन उसी विधानसभा में जब पास लेकर डीएड के अभ्यर्थी अपने हित से जुड़े सवाल का जवाब सुनने पहुंचते हैं, तब उन्हें पुलिस क्यों गिरफ्तार कर लेती है? क्या मुख्यमंत्री जी को डीएड अभ्यर्थियों से मिलना नहीं? बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने आज कृषि उपज मंडी स्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की मांगे पूरी तरह जायज हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इन मांगों को तत्काल पूरा कर राहत दी जाए और कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।